बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 85 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 86 मुलाहिजा फरमाएं। पुलिस मेरे बारे में कभी नहीं जान सकेगी। शारिक ने उसकी बात काट दी। मोजू के मारे जाने की खबर सुनकर वो अफसुर्दा हो गया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा, उनके चेहरों पर भी अफसुर्दगी नजर आ रही थी। वो कुछ कहना ही चाहता था कि ठीक उसी वक्त बाहर के दरवाजे की घंटी बजी। शारिक उछल पड़ा और उलझी हुई नजरों से राशिद अली की तरफ देखने लगा। दूध वाला होगा, राशिद अली ने कहा। फिर फरीदा की तरफ देखते हुए बोला, फरीदा बेटी दूध ले आ। दूध लेने के लिए फरीदा नहीं अल्ताफ जाएगा, शारिक ने कहा। फरीदा ने बावर्ची खाने में से पतीली लाकर अल्ताफ को दे दी और वो दूध लेने के लिए बाहर चला गया। शारिक पिस्तौल संभाले दरवाजे के करीब खड़ा रहा। वैसे उसे यकीन था कि अल्ताफ कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी बच्ची, बीवी और बाप को नुकसान पहुंचने का एहतमाल हो। दूध वाले के जाने के तकरीबन 15 मिनट बाद एक बार फिर काल बैल बजी। नौकरानी होगी, मैं देखता हूँ, राशिद अली अपनी जगह से उठते हुए बोला। 1 मिनट, शारिक ने उसे रोक दिया। नौकरानी को इतला कर दो, उससे कह दो कि घर वाले आज कहीं जा रहे हैं, इसलिए आज वो भी छुट्टी करे। वो बड़ी काइयां औरत है, उसे शक हो जाएगा, राशिद अली ने कहा। मैं जो कहता हूँ वो करो। शारिक लहजे में हल्की सी हुर्राहट थी। राशिद अली कंधे उचकाता हुआ बाहर चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई। उसके अंदर आते शारिक ने दरवाजा बंद कर दिया। बच्ची अब भी बेदार हो चुकी थी। फरीदा उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। शारिक ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता वो खुद कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया ताकि फरीदा पिछले बरामदे वाला दरवाजा खोल ना सके। फरीदा बच्ची को लेकर बाथरूम में घुस गई। वो तकरीबन आधे घंटे बाद बच्ची को लेकर बाहर निकली। भाभी, शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, पहले बच्ची को नाश्ता कराओ और फिर हमारे लिए भी खाने पीने का बंदोबस्त करो। मुझे यकीन है कि हर चीज घर में मौजूद होगी और कोई चीज लेने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरीदा बच्ची को लेकर बावर्ची खाने में चली गई। पहले उसने बच्ची को नाश्ता करवाया, फिर सबके लिए नाश्ते का बंदोबस्त करने लगी। नाश्ते के बाद सूरत कुछ मुख्तलिफ हो गई। शारिक और उसके साथी 2 दिन से जागे हुए थे। नाश्ता करने के बाद उन पर नींद का खुमार तारी होने लगा। राशिद अली, फरीदा और अल्ताफ भी कुछ ढीले पड़ गए। शारिक ने पप्पू और जफरी को अपने करीब बिठा लिया। अगर हम तीनों गए तो गड़बड़ हो जाएगी, वो सरगोशियाना लहजे में बोला। इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मौका मिलते ही ये लोग हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई जरूर करेंगे और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई मौका आए और मेरे हाथों इन्हें कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए मुनासिब ये होगा कि हम लोग बारी बारी जागते रहें। तुम दोनों उस कमरे में जाकर सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। 3 घंटे बाद मैं जफरी को जगा दूंगा और खुद सो जाऊंगा। जफरी के बाद पप्पू की बारी आएगी। ठीक है, हम उस कमरे में जा रहे हैं। जफरी ने फ्रंट डोर के साथ वाले कमरे की तरफ इशारा किया। वो दोनों कमरे में चले गए। शारिक पिस्तौल संभाल कर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। राशिद अली कुर्सी पर बैठे सो रहा था। फरीदा भी ऊँग रही थी, अलबत्ता उसकी बेटी कालीन पर बैठी खिलौनों से खेल रही थी, जो फरीदा ने कमरे से लाकर उसके सामने रख दिए थे। शारिक उस बच्ची की तरफ देख रहा था। उसे अंदेशा था कि ये बच्ची उनके लिए कोई मसला पैदा ना कर दे। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। शारिक भी अपनी जगह से उठकर कालीन पर आ गया और बच्ची के साथ खेलने लगा। फरीदा इस वक्त सो रही थी। बच्ची खेलते खेलते अचानक ही रोने लगी। फरीदा की आंख खुल गई। उसने खूनख्वार नजरों से शारिक की तरफ देखा। शारिक दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। शारिक को शाम 7 बजे के करीब जगाया गया। उसने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था और इस वक्त उसे भूख लग रही थी। जफरी और पप्पू भी जाग गए। शारिक ने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांका। बाहर शाम का अंधेरा फैल चुका था। उसने फरीदा से कहकर चाय बनवाई। चाय पीने के बाद शारिक ने अपने साथियों को इशारा किया और वहां से जाने की तैयारी करने लगे। एक बात ज़हन में रखना शारिक, अल्ताफ ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, अगर दोबारा तुम यहाँ आए तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होगी। आप लोगों को हमारी वजह से जो देनी कोफ्त हुई उसका मुझे अफसोस है अल्ताफ भाई, शारिक ने कहा। मैं मजबूरी के तहत यहाँ आया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आइंदा ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी जो मुझे यहाँ लेकर आए। अभी शाम शुरू हुई थी। गली में लोगों की आमदोरफ्त थी। राशिद अली मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आ चुका था। शारिक, पप्पू और जफरी ने चादरें ओढ़ ली। सबसे पहले राशिद अली ने जफरी को दरवाजे पर जाकर इस तरह रुखसत किया जैसे वो उसका मेहमान हो। उसके आधे घंटे बाद अल्ताफ ने पप्पू को उसी तरह रुखसत किया। पप्पू की राइफल चादर में छुपी हुई थी। उसे चादर ओढ़े देखकर कोई शुबा नहीं कर सकता था कि उसके पास राइफल होगी। 9 बजे के करीब शारिक राशिद अली के साथ कमरे से निकलकर गेट पर आ गया। शारिक ने भी चादर ओढ़ रखी थी। इस वक्त गली में 3-4 लड़के खेल रहे थे। 2 आदमी बातें करते हुए दरवाजे के सामने से गुजरे। उन्होंने सरसरी से अंदाज में उनकी तरफ देखा। शारिक ने मुस्कुराते हुए राशिद अली से हाथ मिलाया और गली में एक तरफ चल पड़ा। राशिद अली उसे हाथ मिलाते ही मुड़ गया। उसने अंदर दाखिल होकर दरवाजा धड़ से बंद कर लिया, जैसे डर हो कि शारिक दोबारा ना आ जाए। शारिक ने मुड़कर देखा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चलने लगा। सुबह के अखबारात ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। बाद अखबारों ने तस्वीरें भी शाया की थी। अखबारात ने लिखा था कि कत्ल की ऐसी सनसनीखेज वारदात कभी नहीं हुई थी कि मकतूल को इस तरह मौत के घाट उतार दिया गया हो कि उसके जिस्म की कोई हड्डी सलामत ना रही हो। अखबारात के मुताबिक सैनमा के मालिक हाजी अफजाल का भांजा मुनव्वर शहर का छटा हुआ बदमाश था। उसकी थाने में बाकायदा हाजिरी लगती थी।
वो अपने इलाके में लोगों से भत्ते वसूल किया करता था। उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर इलाके के लोगों की जिंदगी हराम कर रखी थी। उसकी मुजरिमाना सरगर्मियों के बारे में सब कुछ जानते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। इलाके के लोगों का कहना है कि हाजी अफजाल की वजह से मुनव्वर को पुलिस की पुष्पनाई भी हासिल थी। अखबारात के मुताबिक गुज़िश्ता शाम मुनव्वर मुल्तान रोड पर बल्ला स्टॉप पर बैठा लोगों से भत्ता वसूल कर रहा था कि शारिक और उसके साथी असला के जोर पर उसे अगवा करके ले गए। इतना मिलते ही पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी, लेकिन शारिक और उसके साथी बड़ी होशियारी से मुनव्वर को उस इलाके से निकाल कर ले गए। कई घंटों बाद मुनव्वर को एक गठरी में बांधकर हाजी की कोठी के सामने डाल दिया गया। गठरी मुनव्वर के लाचे से बनाई गई। हाजी के घर वालों ने मुनव्वर को देखा तो काम कर रह गए। वो टूटी हुई हड्डियों और गोश्त के लोथड़ों का ढेर था। ताम उस वक्त उसमें जिंदगी की रमक मौजूद थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचाए जाने से पहले ही वो खत्म हो चुका था। दूसरी खबर तेजाब इलाके में होने वाले पुलिस मुकाबले की थी। उस खबर के मुताबिक पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला मौजू भी बदमाश था, लेकिन कई महीनों से वो गोशाए नशीनी इख्तियार किए हुए था। इतला के मुताबिक 2 रोज पहले शारिक ने उससे राब्ता किया था। पुलिस ने इस ख्याल का इजहार किया था कि मुनव्वर को अगवा करने, उस पर तशद्दुद करने और उसे गठरी में बांधकर हाजी की कोठी के सामने डालने में मौजू भी शारिक के साथ था। वापसी पर कोऑपरेटिव स्टोर के करीब गाड़ियों की चेकिंग के दौरान उनका मुकाबला पुलिस से हो गया। तेजाब आते के इलाके में मौजूद पुलिस के हाथों मारा गया, जबकि शारिक और उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी और रात भर उन्हें तलाश करती रही, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस का ख्याल है कि शारिक और उसके साथी अब भी उसी इलाके के किसी मकान में पनाह लिए हुए हैं। हो सकता है किसी मकान में घुसकर उन्होंने घर वालों को यरगमाल बना रखा हो, लेकिन ये इलाका इतना बड़ा है कि घर घर की तलाशी लेना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं। तीसरी खबर कार के बारे में थी जो शारिक और उसके साथियों के इस्तेमाल में थी और तेजाब आते के इलाके में दीवार से टकरा कर उलट गई थी। पुलिस की इतला के मुताबिक ये कार शहर की कार रेंटल एजेंसी से किराए पर ली गई थी। रजिस्टर में असगर अली का नाम लिखा गया था, जबकि जमानती के खाने में हाजी अफजाल का नाम लिखा हुआ था। शोरूम के क्लर्क के बयान के मुताबिक वो कार ले जाने वाले को नहीं जानता था, लेकिन उसने हाजी अफजाल का हवाला दिया था, जिस पर कार उसके हवाले कर दी गई थी। शोरूम के क्लर्क ने कार ले जाने वाले का जो लिया बताया था वो 100% शारिक का था। तीसरी खबर जो बोगस में शाया की गई थी सबसे ज्यादा सनसनीखेज थी। अफरीद की वापसी। उस उन्वान से शाया होने वाली खबर में मुख्तसर तौर पर शारिक के बारे में बताया गया था और आखिर में लिखा था कि अफरीद कई माह की गैर हाजिरी के बाद शहर में वापस आ गया है और इस मर्तबा इसका टकराव हाजी अफजाल के गिरोह से है। अखबारात ने लिखा था कि चंद महीने पहले हाजी ने शारिक की मुंह बोली माँ और बहन को बेइज्जत करके उनके घर से निकाल दिया था और उनके मकान पर कब्जा करके उसे फरोख्त कर दिया था। शारिक ने शहर में वापस आते अपनी माँ और बहन की तौहीन का बदला लेने के लिए हाजी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अखबारात ने शारिक के हवाले से समीना का भी जिक्र किया था और आखिर में लिखा था कि उन 2 गिरोहों के तसादुम की वजह से शहर का अमन और सुकून बर्बाद होने वाला है, जिसमें बहुत से बेगुनाह भी मारे जा सकते हैं। अखबारात ने पुलिस के आला हुकाम और हुकूमत से मुतालबा किया था कि शहर का अमन बरकरार रखने के लिए पेशबंदी और हिफाजती इंतजाम कर लिए जाएं। शारिक उस वक्त मुल्तान रोड वाली हवेली में बैठा हुआ था। जफरी और पप्पू भी मौजूद थे। गुज़िश्ता रात राशिद अली के मकान से निकलने के बाद वो लोग अलग अलग रास्तों से यहीं आए थे। शारिक को अगरचे घर जाना था, लेकिन वो भी यहीं चला आया। सुबह 9 बजे के करीब वो हवेली से निकलकर मेन रोड के बस स्टॉप पर चला गया। नाश्ते और खाने पीने की चीजों के अलावा अखबार भी खरीद लाया था। पप्पू चूल्हे में आग जलाए नाश्ता तैयार कर रहा था और शारिक और जफरी दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठे हुए थे। शारिक अखबारात पढ़ रहा था। अपने और हाजी के बारे में खबरें पढ़कर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। क्या बात है शारिक बाबू, किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? पप्पू ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो बरामदे से जरा हटकर दीवार के करीब बैठा हुआ था, जहाँ उसने ईंटें जोड़कर आरदी चूल्हा बना रखा था। चूल्हे पर चाय की पतीली रखी हुई थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि हाजी की क्या हालत हुई होगी। शारिक ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे ख्याल में ये उसकी जिंदगी का पहला मौका होगा कि किसी ने उसे इस तरह का तोहफा भेजा हो। मुनव्वर उसका भांजा था। उसकी लाश देखकर भी हाजी ने ये नहीं सोचा होगा कि वो खुद दूसरों के साथ क्या करता रहा है। राजा अस्पताल में है, वो बड़ा तो नहीं, लेकिन उसकी हालत बुर्दों से बदतर है। जिस शख्स की टांगों और बाजू की हड्डियां तोड़ दी गई हों, उसे जिंदों में किस तरह शुमार किया जा सकता है? उस वक्त हाजी को जरा भी ख्याल नहीं आया था कि वो एक इंसान की जिंदगी मफलूज कर रहा है। उसने अपने आदमियों को हुक्म देने के लिए सिर्फ जबान हिलाई होगी, लेकिन अब अपने भांजे की लाश देकर वो पागल हो गया होगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, उसने मेरे कत्ल की साजिश की, मेरी माँ और बहन को जलील किया, मेरे आदमी को मफलूज करके फेंक दिया। मैंने उसके खिलाफ अभी पहला कदम उठाया है। मैं हाजी से ऐसा इंतकाम लूंगा कि वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसे ही होगा शारिक बाबू, करीब बैठे हुए जफरी ने कहा। रात को मौजू भी उसी की वजह से मारा गया है। हमने उसका भी इंतकाम लेना है। मैं उससे अपने एक एक आदमी का इंतकाम लूंगा। शारिक ने दांत बींचते हुए जवाब दिया।
तुम लोग मेरे साथ हो, मुझे कोई खौफ नहीं। हम तो मरते दम तक तुम्हारे साथ है शारिक बाबू, पप्पू ने कहा और पतीली चूल्हे से उतार कर कप्पों में चाय उंडेलने लगा। जफरी ने चारपाई पर ही चादर बिछा दी और फिर थैले में से डबल रोटी वगैरह निकाल कर चादर पर रखने लगा। शारिक मक्खन, अचार और जाम वगैरह भी ले आया था। उस हवेली के बावर्ची खाने में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। पिछली मर्तबा जब वो समीना के साथ यहाँ कर रहा था तो उसने हर चीज यहाँ ला कर रख दी थी और इस वक्त बाजार से नाश्ते के अलावा दोपहर के पकाने के लिए गोश्त और आटा वगैरह भी ले आया था। पप्पू चाय लेकर आ गया। वो तीनों चारपाई पर बैठ गए और नाश्ता करने लगे। हमें कम से कम 24 घंटे इस हवेली में रहना होगा, शारिक ने डबल रोटी के पीस पर मक्खन लगाते हुए कहा। पूरे शहर में हमारी तलाश शुरू हो चुकी है, बाहर निकलना हमारे लिए अब खतरे से खाली नहीं होगा। मैं खाने पीने का सामान ले आया हूँ, सालन तो मैं पका लूंगा, रोटी कौन पकाएगा? मैं पकाऊंगा शारिक बाबू, पप्पू ने कहा। सालन भी मैं पका लूंगा। मेरे हाथ का पका हुआ सालन खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, ये काम तुम भी संभालो, शारिक ने जवाब दिया। नाश्ते के साथ साथ वो सूरत हाल पर भी तबसरा करते रहे। फिर जफरी इधर उधर देखते हुए बोला, ये हवेली किसकी है शारिक बाबू? अपनी ही समझ लो, शारिक ने जवाब दिया। अगर तुम्हें ये हवेली पसंद आ गई हो तो मुस्तकिल तौर पर यहाँ रह सकती हो। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ शारिक बाबू, जफरी ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अपनी तो जिंदगी फुटपाथ पर खोलियों और तवीलों में गुजरी है। मैं तो इस हवेली के बारे में किसी और नजरिए से पूछ रहा था। क्या नजरिया है तुम्हारा? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। इस हवेली को हम अपना हेडक्वार्टर बना सकते हैं। आसपास ज्यादा आबादी भी नहीं है, हमारी आमदोरफ्त के बारे में लोगों को पता भी नहीं चलेगा, जफरी ने इधर उधर देखते हुए कहा। मुस्तकिल नहीं, शारिक बोला। अलबत्ता हम हंगामी सूरत हाल में इस हवेली को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुस्तकिल तौर पर आने जाने की सूरत में हम यकीनन दूसरों की नजरों में आ सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ कोई ऐसी चीजें डलवा दी जाएं कि हमारे कभी कभार आने का भी जवाब रहे। तो फिर मेरा ख्याल है कि इसमें स्क्रैप ढेर कर दिया जाए, पप्पू ने कहा। यहाँ जगह तो बहुत ज्यादा है, एक कोने में ढेर लगा देंगे, लोगों को यही पता चलेगा कि हम स्क्रैप का बिजनेस करते हैं। तुम्हारा ख्याल ठीक है, शारिक बोला। एक मरतबा पहले भी हम यहाँ स्क्रैप लेकर आए थे, अब भी स्क्रैप ही मुनासिब रहेगा। वो लोग नाश्ता कर चुके, पप्पू ने बर्तन वगैरह धोकर रख दिए। शारिक तो चारपाई पर ही लेट गए और पप्पू और जफरी उठकर हवेली का जायजा लेने लगे। हवेली का सहन बहुत वसी और अरीज था। उसमें मुख्तलिफ जगहों पर शीशम के कई दरख्त थे। दाईं तरफ वाली दीवार के करीब दरख्तों के साए में एक छोटा सा कुआं भी था, जिस पर चरखी लगी हुई थी। पीने का पानी उस कुएं से इस्तेमाल होता था। हवेली के पिछली तरफ भी काफी कुशादा जगह थी। उस तरफ भी कोने में एक कुआं था। उस कुएं का कतर 20 फुट से ज्यादा नहीं था, लेकिन उस कुएं पर चरखी नहीं थी। ये कुआं बरसों से ऐसे ही पड़ा था और उसका पानी इस्तेमाल नहीं होता था। कुएं के मुंह पर बीचों बीच एक बहुत बड़ा मोटा शतीर पड़ा हुआ था और कुएं का ज्यादा हिस्सा दरख्तों की मोटी मोटी खुश्क शाखों से ढका हुआ था। वो दोनों हवेली की इमारत के ऊपर से घूमकर दोबारा बरामदे वाली तरफ आ गए और अंदर दाखिल होकर कमरों का जायजा लेने लगे। तमाम कमरों के दरवाजे खुले थे, अलबत्ता एक अंदरूनी दरवाजे पर मोटा सा ताला लगा हुआ था। वो दोनों बाहर आ गए और दूसरी चारपाई खींचकर शारिक के करीब बैठ गए। शारिक अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। शारिक बाबू, पप्पू उसकी तरफ देखते हुए बोला। तमाम कमरों के दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उस कमरे में क्या है? कल रात तुम लोग मुझसे यहाँ पहले आ गए थे, हवेली की चाबियां भी तुम्हारे पास थी, वो कमरा भी खोल कर देख लिया होता, शारिक ने कहा। तुम्हारी इजाजत के बगैर तो हम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते ना शारिक बाबू, पप्पू ने कहा। अब मेरी इजाजत से वो कमरा खोल कर देख लो। शारिक ने हंसते हुए चारपाई के सराने पर पड़ा हुआ चाबियों का गुच्छा उठाकर उनकी तरफ उछाल दिया। वो दोनों उठकर फिर बरामदे में दाखिल हो गए और थोड़ी देर बाद जब वो उस कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वहाँ सफेद पाउडर के बड़े हुए थैले और असले की पेटियां देखकर उनकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। वो फौरन ही बाहर आ गए और कमरे का ताला लगाकर तेज तेज चलते हुए शारिक के पास पहुंचे और चाबियों का गुच्छा उसकी चारपाई पर फेंक दिया। ये सब कुछ कहाँ से आया शारिक बाबू? पप्पू के लहजे में हैरत थी। ये माल 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का है और कई महीनों से यहाँ पड़ा हुआ है, शारिक ने जवाब दिया। उन दोनों पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो गुंडे और बदमाश तो थे, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं देखा था। उनकी बदमाशी कुमानी दार चाकू या ज्यादा से ज्यादा पिस्तौल पर चलती थी और यहाँ बड़ी तादाद में जदीद तरीन असला रखा हुआ था। वो हिरवन की पूड़ियां बेचते रहे थे। पाव भर से ज्यादा हिरवन कभी नहीं देखी थी और यहाँ करोड़ों रुपए की मालियत की हिरवन रखी हुई थी। मैं अपने दोस्तों पर एतमाद करता हूँ, शारिक ने कहा। इस हवेली की चाबियां मेरी अदम मौजूदगी में दीवार की खोली में पड़ी रहती हैं और चाबियों की जगह का तुम लोगों को भी पता चल गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये माल 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत का है, लेकिन मुझे तुम लोगों पर एतमाद है और तुम्हारे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी शारिक बाबू, जफरी ने कहा। तुमने हम पर एतमाद किया है, हम अपनी जान देकर भी तुम्हारे एतमाद को कायम रखेंगे। शुक्रिया, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। वो काफी देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर पप्पू उठकर बावर्ची खाने चला गया। सारा सामान वहाँ मौजूद था, गोश्त और सब्जी भी वहीं रखी हुई थी। वो सालन बनाने की तैयारी करने लगा।
शारिक का ज्यादा वक्त चारपाई पर लेटे उठते हुए गुजरा। दोपहर का खाना खाने के बाद वो तीनों सो गए। शीशम की ठंडी छांव में ठंडी हवा के झोंकों ने उन्हें आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। शारिक की आंख 6 बजे के करीब खुली। जफरी और पप्पू पहले ही जाग गए थे। शारिक के जाग जाने के बाद पप्पू चाय बनाने लगा। शाम का अंधेरा फैलने लगा। जफरी ने बरामदे का बल्ब जला दिया। अंधेरा फैलते ही मच्छर उन्हें परेशान करने लगे। वो अपनी चारपाइयां उठाकर बरामदे के साथ पहले कमरे में आ गए। यहाँ लाइट भी मौजूद थी और छत पर पंखा भी लगा हुआ था। तकरीबन 8 बजे के करीब उन्हें यूं लगा जैसे कोई गाड़ी हवेली के फाटक के सामने रुकी हो। शारिक की हिदायत पर पप्पू ने कमरे और बरामदे की बत्तियां बुझा दी। पप्पू और जफरी ने अपनी अपनी कलाशिनकोव राइफलें संभाल ली। शारिक का पिस्तौल भी उसके हाथ में आ गया। वो तीनों बरामदे में आ गए। हवेली के फाटक की जुरियों से रोशनी नजर आ रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो गाड़ी गेट के ऐन सामने खड़ी थी और उसका रुख फाटक की तरफ था। कुछ देर बाद फाटक पर जोर जोर से दस्तक दी जाने लगी। फाटक लकड़ी का था, इसलिए उसकी आवाज ज्यादा फैल नहीं रही थी। उसके फौरन बाद एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी, शाहपरी दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त। शारिक ये आवाज सुनकर चौंक गया। उसने समीना की आवाज पहचानने में कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उसने शाहपरी का नाम लेकर आवाज दी थी और ये बात शारिक की समझ में नहीं आई थी। कोई औरत है, शायद गलती से यहाँ आ गई है। जफरी ने सरगोशी की। नहीं, वो सही जगह पर आई है। शारिक बोला, ये समीना की आवाज है। तुम जाकर दरवाजा खोल दो, लेकिन होशियार रहना, हो सकता है हमारे साथ कोई धोखा करने की कोशिश की जा रही हो। जफरी राइफल संभाले गेट की तरफ चल पड़ा। शारिक बरामदे से निकलकर दरख्त के तने की आड़ में खड़ा हो गया। पप्पू को उसने दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। इसी दौरान जफरी फाटक के पास पहुंच चुका था। उसने जंजीर निकालकर बाड़ी कुंडा खोल दिया और तेजी से एक तरफ हट गया। बाहर से किसी ने धक्का देकर फाटक को थोड़ा सा खोला और उसके फौरन ही बाद समीना अंदर दाखिल हुई। जफरी ने उसे फौरन ही राइफल की जद पर ले लिया। रुक जाओ, कौन हो तुम? उसके हल्क से हल्की सी हुर्राहट निकली। समीना बड़ी तेजी से आवाज की तरफ घूम गई। वो खुद कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में थी, लेकिन जफरी तारीकी में और समीना उसे देख नहीं सकती थी। तुम कौन हो और शारिक कहाँ है? समीना ने तारीकी में घूरते हुए पुरसुकून लहजे में कहा। तारीकी में क्यों खड़े हो? रोशनी में आओ ताकि तुम्हें देख सकूं। तुम्हारे साथ और कौन है? जफरी ने पूछा। अकेली हूँ। शारिक कहाँ है? समीना ने फिर सवाल किया। इसी दौरान शारिक भी दरख्त की आड़ से निकलकर सामने आ गया। उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि समीना अकेली ही थी। जफरी फाटक खोल दो और समीना तुम गाड़ी लेकर अंदर आओ, शारिक ने वहीं से पुकार कर कहा। समीना मुड़कर गेट से बाहर चली गई और जफरी ने गेट पूरी तरह खोल दिया। समीना गाड़ी अंदर लेकर आई तो जफरी ने फाटक बंद कर दिया। समीना ने गाड़ी आगे लाकर रोक दी और इंजन बंद करके नीचे उतर आई। शारिक ने करीब आते हुए पप्पू को इशारा किया। उसने आगे जाकर बरामदे और कमरे की बत्तियां जला दी। खैरियत समीना, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? शारिक ने समीना की तरफ बढ़ते हुए पूछा। इन हालात में अंदाजा ही लगाया जा सकता था कि तुम कहाँ हो सकती हो। समीना ने उसके साथ चलते हुए कहा। ये लोग कौन है? अपने ही आदमी हैं। आओ अंदर बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। माँ जी और रजिया कैसी हैं? शारिक बोला। वो दोनों तुम्हारे लिए परेशान हैं, समीना ने जवाब दिया। शायद इसलिए तुम यहाँ आई हो। शारिक मुस्कुराया। हाँ, लेकिन मेरे आने की एक और वजह भी है, समीना ने जवाब दिया। और वो बरामदे से गुजरते हुए कमरे में पहुंच चुके। वो क्या? शारिक ने एक चारपाई पर बैठते हुए सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी बताती हूँ, लेकिन क्या यहाँ चाय का बंदोबस्त हो सकता है? मैंने अभी तक शाम की चाय नहीं पी, समीना ने दरवाजे के करीब खड़े हुए पप्पू की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा। शारिक को समझने में देर न लगी कि समीना पप्पू की मौजूदगी में कोई बात नहीं करना चाहती थी। जफरी पहले ही बाहर था। शारिक ने पप्पू से चाय बनाने को कहा और जब वो कमरे से निकल गया तो शारिक समीना की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, अब बताओ क्या मामला है? आज सुबह अखबार में ये सब कुछ पढ़ने के बाद रजिया और माँ जी बहुत परेशान हो गई। रजिया को तो मैंने सारी बात समझा दी है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन माँ जी को कैसे समझाऊं? वो सिर्फ एक ही बात की तकरार कर रही है कि सब कुछ छोड़कर हम किसी दूसरे शहर चले जाएं। दूसरे शहरों में भी हाजी जैसे लोग ही बसते हैं, शारिक ने कहा। बहरहाल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और माँ जी को समझा दूंगा। और कोई खास बात? हाँ, समीना बोली। सोहेल को हाजी के आदमी उठाकर ले गए। क्या? शारिक उछल पड़ा। ये कब की बात है? सुबह अखबार पढ़ने के बाद मैं भी तुम्हारे बारे में परेशान थी, समीना ने कहा। मेरा ख्याल था कि तुम जहाँ कहीं भी होगे फोन पर मुझसे राब्ता करोगे, लेकिन 4 बजे तक तुम्हारी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली तो मैंने सोहेल को फोन किया। फोन रशीद ने उठाया। उसने बताया कि तकरीबन आधा घंटा पहले हाजी के 3 आदमी रेस्टोरेंट में आए थे। वो पहले तो सोहेल से तुम्हारे बारे में पूछते रहे, फिर असले के जोर पर उसे एक कार में बिठा कर ले गए। रशीद को कैसे पता चला कि वो हाजी के आदमी हैं? शारिक ने पूछा। वो लोग जाते हुए पैगाम देकर गए थे कि अगर आज आधी रात तक शारिक ने अपने आप को हाजी के सामने सरेंडर ना किया तो ना सिर्फ सोहेल को कत्ल कर दिया जाएगा बल्कि माँ जी और रजिया को भी तलाश करके खत्म कर दिया जाएगा, समीना ने बताया।
मुझे मालूम था कि हमारी तरफ से जब कोई कार्रवाई होगी तो हाजी खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने पहले ही माँ जी और रजिया के लिए किसी महफूज जगह का बंदोबस्त किया था। लेकिन बहरहाल तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तफील से पता चला था कि 2 दिन पहले तुम मासी मीरा के घर पर थे। मेरा ख्याल था कि अब भी वहीं होगे। मैंने तफील को मासी मीरा के घर भेजा था, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। फिर मुझे ख्याल आया कि तुम यहीं हो सकते हो, इसलिए मैं यहाँ चली आई। गेट पर दस्तक देते हुए मैंने शाहपरी का नाम पुकारा था ताकि तुम मुझे शनाख्त कर लो। जाहिर है शाहपरी के बारे में सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं। उसकी तरफ से कोई इतला मिली? अभी नहीं। शारिक ने नफी में सारी लाया, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसे फैसलाबाद से बुलाना ही पड़ेगा। हाजी वाले मामले में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। सोहेल के बारे में क्या करना है? समीना ने पूछा। जाहिर है उसे लावारस तो नहीं छोड़ा जा सकता, शारिक बोला। हाजी अपने भांजे के कत्ल का इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन अगर सोहेल को कुछ हुआ तो मैं हाजी के खानदान के एक एक फर्द को खत्म कर दूंगा। इसी दौरान चाय पप्पू लेकर अंदर दाखिल हुआ। चाय यहाँ रख दो और जफरी को भी बुला लाओ, शारिक ने पप्पू से कहा। पप्पू ने चाय के कप चारपाई के सामने पड़ी हुई छोटी मेज पर रख दिए और कनखियों से समीना की तरफ देखता हुआ बाहर निकल गया। तकरीबन 2 मिनट बाद वो जफरी के साथ वापस आया। वो दोनों सामने वाली चारपाई पर बैठ गए। ये समीना है, शारिक ने गोया तारुफ कराया। और समीना, ये मेरे वफादार दोस्त पप्पू और जफरी हैं। समीना बीबी? जफरी के लहजे में हैरत थी। बड़ा नाम सुना है जी आपका। माजे गुजर के साथ आपने शारिक बाबू के साथ मिलकर जो कुछ किया था वो सब हमें मालूम है जी। बड़ा जिगरा है आपका। वो अजीब सी नजरों से समीना की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे के तासरात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो समीना से बहुत मुतासिर था। एक तो जेरे जमीन दुनिया में समीना का नाम ही दूसरों को मुतासिर कर देने के लिए काफी था। दूसरे, उसका हुस्न और शबाब भी होश उड़ा देने वाला था। अब मसला ये है, शारिक उन दोनों को मुतवज्जो करते हुए बोला, हाजी ने हमारे खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आज 4 बजे उसके गुंडे मेरे दोस्त सोहेल को उठाकर ले गए हैं और उसने ये धमकी भी दी है कि अगर मैंने आज आधी रात तक अपने आप को उसके हवाले ना किया तो वो ना सिर्फ सोहेल को कत्ल कर देगा बल्कि मेरी माँ और बहन को भी तलाश करके उन्हें भी खत्म कर देगा। सोहेल? जफरी सोचने वाले अंदाज में बोला, ये वही तो नहीं जिसका अनारकली में होटल भी है? हाँ वही, शारिक बोला। मेरे बचपन का दोस्त है। मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया, बहुत नुकसान उठाया है मेरी खातिर, और मैं उसका एहसान मानूं। और अब मेरी वजह से हाजी ने उसे अगवा किया है। इस मौके पर मैं उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता। फिक्र ही मत करो शारिक बाबू, पप्पू बोला। अगर सोहेल बाबू को कुछ हो गया तो हाजी से ऐसा बदला लेंगे कि उसकी आने वाली कई नस्लें याद करेंगी। उसके लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, शारिक बोला। हाजी ने आज ही रात तक मोहलत दी है और हमें उससे पहले ही कार्रवाई करनी है। जो कहोगे हम करेंगे शारिक बाबू, जफरी ने कहा। मेरा ख्याल है हाजी की समनाबाद वाली कोठी पर गोलियों का थोड़ा सा छिड़काव कर दिया जाए। उसके लिए ये वार्निंग काफी होगी, शारिक ने कहा। सिर्फ गोलियों का छिड़काव नहीं, मेरे ज़हन में एक और तजवीज है, पप्पू ने कहा और फिर अपनी तजवीज बताने लगा। ठीक है, हम 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। पप्पू तुम खाना तैयार कर लो, हम सब खाना खा कर जाएंगे, शारिक ने आखिरी लफ्ज पप्पू की तरफ देखते हुए कहे थे। पप्पू और उसके साथ जफरी भी कमरे से निकल गए। ये गाड़ी किसकी है? शारिक ने सवालिया निगाहों से समीना की तरफ देखा। चोरी की, समीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। घर से तो ये सोचकर निकली थी कि किसी टैक्सी या रिक्शे पर यहाँ होंगी, लेकिन लिबर्टी मार्केट की तरफ आते हुए एक कोठी के सामने ये गाड़ी खड़ी नजर आ गई। चाबी भी इग्निशन में लगी हुई थी। गली में कोई नहीं था। मैंने मौके से फायदा उठाया और गाड़ी ले आई। बहुत अच्छा किया तुमने, इस वक्त हमें गाड़ी की जरूरत भी थी, शारिक ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हम तुम्हें मेन रोड पर किसी जगह उतार देंगे। तुम टैक्सी पर घर चली जाना, मैं बाद में किसी वक्त आ जाऊंगा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी, समीना ने कहा। समीना का लहजा कुछ ऐसा था कि शारिक इनकार ना कर सका। 9 बजे उन्होंने खाना खा लिया और ठीक 10 बजे वो कोठी से निकल गए। शारिक ने समीना के लिए भी एक राइफल निकाल ली। उन सब ने चादरें ओढ़ रखी थी और राइफलें चादरों में छुपी हुई थी। समीना की शमूलियत के बाद इस प्रोग्राम में कुछ तब्दीली कर दी गई। कार के स्टीयरिंग के सामने शारिक और समीना उसके बराबर वाली सीट पर बैठी हुई थी। पप्पू और जफरी पिछली सीट पर थे। मेन रोड पर आने के बाद कार को सीधा ले जाने की बजाय शारिक ने उसे दाईं तरफ एक कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। इस तरह वो यतीम खाने वाले चौक पर आने की बजाय एक मुख्तसर सा चक्कर काटते हुए शहरी हुदूद में दाखिल हो गए। शारिक अच्छी तरह जानता था कि शहर में जगह जगह चेकिंग हो रही होगी और फिर ये गाड़ी भी चोरी की थी। चेकिंग के दौरान वो कहीं भी फंस सकते थे। समीना ने बताया था कि जब वो इस तरफ आ रही थी तो समनाबाद मोड़ पर उसकी गाड़ी को रोका गया था, लेकिन गाड़ी में अकेली औरत को देखकर पुलिस वालों ने कुछ पूछे बगैर उसे जाने की इजाजत दे दी थी। वो एक तवील चक्कर काटकर पक्की ठट्टी पहुंच गए और फिर वहां से उस सड़क पर निकल आए जहाँ की एक गली में हाजी की कोठी थी। शारिक ने कार उसी गली में मोड़ी। ये गली काफी कुशादा थी। इसके दोनों तरफ कोठियां थी और हर कोठी के सामने एक मुख्तसर सा लान भी था। हाजी वाली कोठी के सामने सफेद रंग की कार खड़ी थी। कोठी का गेट बंद था, लेकिन गेट और बरामदे की बत्तियां जल रही थी। शारिक अपनी कार को हल्की रफ्तार से आगे लेता चला गया। तकरीबन 20 गज आगे जाकर उसने कार दाईं तरफ एक और गली में रोक ली।
समझ गई ना तुम्हें क्या करना है। शारिक ने कार का इंजन बंद करके समीना की तरफ देखा। कलाशनकोव मुझे दे दो और ये पिस्तौल अपने पास रख लो, इसे तुम आसानी से इस्तेमाल कर सकोगी। हम उस अगली गली के मोड़ पर तुम्हारे सिग्नल का इंतजार करेंगे, अगर कोई गड़बड़ हो तो फायर कर देना, शारिक ने कहा। समीना ने अपनी कलाशनकोव शारिक के हवाले कर दी और उसका पिस्तौल लेकर पतलून की बेल्ट में उड़स लिया। कार से उतरकर उसने ठीक तरह से चादर ओढ़ी और हाजी की कोठी की तरफ जाने लगी। शारिक भी कार से उतरकर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया और समीना की तरफ देखने लगा। जफरी और पप्पू ने अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोल लिए और सीटों पर अलर्ट बैठ गए। वो एक लम्हे के नोटिस पर राइफलें लेकर कार से बाहर आ सकते थे। समीना हाजी की कोठी के करीब पहुंच चुकी थी। उसने एक मरतबा पीछे मुड़कर देखा और फिर कॉल बेल का बटन दबा दिया। गेट का जेली दरवाजा खोलने में ज्यादा देर नहीं लगी। दरवाजा खोलने वाला बाहर आया था। समीना ने कदरे आगे झुककर कोई बात की, फिर 2 कदम पीछे हट गई। उसके साथ ही एक आदमी दरवाजे से बाहर आ गया। उसने भी चादर ओढ़ रखी थी। शारिक जानता था कि उस चादर के नीचे भी ऑटोमेटिक राइफल छुपी हुई थी। उसने गली में इधर उधर देखा, फिर समीना को इशारा करता हुआ दरवाजे में दाखिल हो गया। समीना भी उसके साथ ही दरवाजे में दाखिल हुई और फिर दरवाजा बंद कर दिया। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसने समीना को बेड़ियों के गोल में भेज दिया था। ये मंसूबा खुद समीना ही ने बनाया था और शारिक ने पहले तो उसकी मुखालफत की थी, लेकिन फिर उसे समीना की बात माननी पड़ी। उस मंसूबे के मुताबिक समीना हाजी की कोठी में दाखिल होती। पहले तो वो अपने आप को मजलूम जाहिर करती, फिर असले के जोर पर कोठी के चौकीदार को काबू करके बाहर मौजूद शारिक वगैरह को सिग्नल दे देती और वो भी अंदर आ जाते और अपनी कार्रवाई शुरू कर देते। दूसरी तरफ कोठी के गेट में कदम रखते हुए समीना का दिल कांप रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि कोठी के अंदर कदम रखने के बाद उसकी जिंदगी की जमानत नहीं जी जा सकती थी, क्योंकि वो हाजी के आदमियों को अच्छी तरह जानती थी। वो इंसान नहीं, दरिंदे थे। उन्हें अगर जरा सा भी शुबा हो गया तो वो लोग उसे चीर फाड़ कर रख देंगे। लेकिन वो हर किस्म की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।